टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। स्वस्थ जीवन किसी वरदान से कम नहीं होता। जीवन स्वस्थ रहे, बच्चे का शरीर, मस्तिष्क और शरीर के सभी अंग ठीक से कार्य करें, इसके लिए आवश्यक है कि गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के समय और शुरुआती दौर में उसकी देखभाल ठीक से की जाए। आज हम बात करेंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। ये अवस्था क्या होती है और किस तरह से प्रभावित करती है उस बच्चे को जिसको ये डिसऑर्डर या रोग हो जाता है। देखते हैं इस रिपोर्ट में और समझ लेते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी दरअसल क्या अवस्था होती है। सेरेब्रल पाल्सी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी मस्तिष्क के विकास से संबंधित रोग है, जिससे बच्चे का शारीरिक संतुलन और तालमेल प्रभावित होता है। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी अवस्था है जो गर्भावस्था या प्रसव के दौरान किसी समस्या के कारण उत्पन्न हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी के संकेत और लक्षण एक से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है या मुख्य रूप से एक या दो अंगों या शरीर के एक तरफ तक भी सीमित रह सकती है। इसके लक्षणों को पहचानना जरूरी है। गर्भावस्था में सही देखभाल और शिशु जन्म में सावधानी सेरेब्रल पाल्सी के खतरे को कम करने में सहायक है। बच्चे का विकास देर से या ठीक से न होना बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी का लक्षण हो सकता है। आवश्यक है कि इसके लक्षणों को पहचाना जाए और सही व जल्द इलाज करवाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कहते हैं कि मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं वो सूर्य की किरणों के समान होती हैं। जब उस पर केंद्रित होता है तो वो सारी चमक हर तरफ फैल जाती है। मस्तिष्क ठीक रूप से कार्य कर रहा है या नहीं, मस्तिष्क ठीक रूप से विकसित है या नहीं, इस बात से यह निर्धारित होता है कि किस तरह से किसी व्यक्ति और बच्चे का संपूर्ण जीवन रहेगा, वो कितना सामान्य तौर पर कार्य कर पाएगा। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी ही अवस्था है जिसमें मस्तिष्क का विकास प्रतिबंधित होता है, उस पर प्रभाव होता है और उसके बहुत सारे जटिलताएं होती हैं, बहुत सारा प्रभाव होता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति, उस बच्चे का जीवन काफ़ी हद तक प्रभावित होता है और उसके सामने होती हैं बहुत सारी चुनौतियाँ। किस तरह से इसके लक्षणों को शुरुआती दौर में पहचाना जा सकता है और कितना आवश्यक है इसका सही प्रबंधन करना, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शिफाली गुलाटी। शी इज चीफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिवीजन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। और खास तौर पर जो जटिलताएं होती हैं सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में, खास तौर पर जो जोड़ों संबंधित समस्याएं होती हैं और बहुत सी जटिलताएं जो ऑर्थोपेडिक्स से संबंधित होती है, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसे उनका प्रबंधन होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस। आप सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और सेरेब्रल पाल्सी की एक ऐसी समस्या है जिसे लेकर बहुत से भ्रम है, जिससे न सिर्फ जो उसका प्रबंधन है उसमें जटिलता आती है बल्कि इलाज भी मुश्किल हो जाता है। उन भ्रमों को दूर करने की कोशिश करेंगे हम आज टोटल हेल्थ के डिस्कशन में। इससे संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि क्या है इस विषय की गंभीरता और किस तरह से उस बच्चे, उस व्यक्ति के जीवन को बेहतर किया जा सकता है जो सेरेब्रल पाल्सी के प्रभाव में हो। सबसे पहले डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, आपसे समझना चाहेंगे, जब बात आती है सेरेब्रल पाल्सी की तो बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ मस्तिष्क में ही किसी तरह की त्रुटि आ गई है तो उससे संबंधित समस्या ही होगी। और जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं काफ़ी हद तक उनके लक्षण भी मिलते जुलते होते हैं। कितनी चुनौतीपूर्ण उस व्यक्ति का जीवन हो जाता है जो इसके प्रभाव में हो? देखिए, इस पे निर्भर करता है कि कितना हमारे मस्तिष्क के कोशिकाओं पे असर पड़ा है। अगर उन काफ़ी कोशिकाएं खराब हो गई हैं तो हमारी जो मांसपेशी की जो तनाव है, जो साधारण व्यक्ति का ढीलापन नहीं होता, तनाव होता है जो कि हमें काम करने के लिए मांसपेशी प्रयोग करती हैं। और जब मसल कंट्रैक्ट करता है, मसल में तनाव बढ़ता है, तब हम जोड़ों को हिला पाते हैं। तो वो जो है हमारे ब्रेन के कंट्रोल में रहता है। इन बच्चों में ब्रेन के जो कंट्रोल करने वाली कोशिकाएं वो जा जाती हैं और इस वजह से
वो मसल्स पे कंट्रोल खत्म हो जाती है और पूरी तरह से नहीं होती, डिपेंड करता है कि हमारे मस्तिष्क के जो कोशिकाएं उनमें काफ़ी प्लास्टिसिटी रहती है, काफ़ी खराब भी हो जाए तो भी काफ़ी कुछ काम हो जाता है। तो सेरेब्रल पाल्सी काफ़ी सीवियर हो तो भी फंक्शनली बच्चे काफ़ी अच्छे और भी अपने अच्छे विकास पे जा सकते हैं, बशर्ते आपने उनकी परवरिश ठीक से करी हो। जी, और उसके लिए आवश्यक है कि इस समस्या के विषय में जानकारी हो। डॉक्टर शेफाली गुलाटी, किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति की तरह के लिए समझाना चाहेंगी सेरेब्रल पाल्सी को? कोई व्यक्ति किस तरह से समझे और कितना मुश्किल होता है शुरुआती दौर में इसको पहचानना किसी बच्चे के माता पिता के लिए? सेरेब्रल पॉल्सी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि एक टाइम पे एक बच्चे के दिमाग में जो डेवलपिंग ब्रेन है, जो पनप रहा है, उसके अंदर एक बार डैमेज होता है, एक बार उसके ऊपर इंसल्ट होती है। तो या तो वो जब माँ के गर्भ में होता है या जन्म के दौरान या जन्म के बाद, जनरली पहले 1-2 साल में। तो कोई भी प्रॉब्लम है, अगर माँ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम या कोई भी और कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, या उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है या कोई भी बुखार हो रहा है, प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से बच्चा देर से रोया है और देर से रोने के बाद उसके बाद जब बच्चा रोता है उसके बाद और डैमेज होता है ब्लड सप्लाई जो ब्रेन को जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो बिहेवियर होता है थोड़ा सा इरिटेबल सा रहता है या थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों की तरह, न्यूबॉर्न बेबी की तरह नहीं होता, या कोई भी और इंसल्ट, कोई भी प्रकार का दिमाग का इन्फेक्शन, या कई बार हमारे इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है कि हेड इंजरी, चोट लग जाती है कोई एक्सीडेंट में, या छत से बच्चे गिर जाते हैं, बिस्तर से गिर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पहले जो बच्चे को किसी भी इन कारणों से डैमेज हो रहा है, लेकिन वो डैमेज एक टाइम का है, तो उसकी वजह से जो हमारा दिमाग से कंट्रोल होता है, जो कोशिकाओं का कंट्रोल होता है, जैसे डॉक्टर वर्गीस ने बताया जो मांसपेशी का है, तो पूरा जो बॉडी में जो न्यूरोमोटर कोऑर्डिनेशन है, जो हम हाथ पैर चलाते हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन होता है ना, जिसके हम जब सोच रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो दिमाग से कंट्रोल आता है कि ये इस तरीके से करना है, वो चीजें जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होती है और उनकी जो टाइटनेस बढ़ जाती है। और इनमें कईयों में किसी डिफरेंट प्रकार का जो डैमेज एक बेसल गैंग्लिया में होता है, तो उसमें ट्विस्टिंग, टेढ़ापन होना आ जाता है, तिरछापन आ जाते हैं और दूसरे मूवमेंट्स आ जाते हैं, और साथ में दौरे पड़ना है और भी खाना पीने की प्रॉब्लम, स्वॉलोइंग प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हमने जाने हैं जिनकी वजह से खतरा बढ़ता है सेरेब्रल पाल्सी होने का। डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, किस उम्र में जो समस्या के लक्षण हैं वो सामने आएंगे और माता पिता को किन लक्षणों को लेकर सचेत रहना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर कोई भी माता पिता ये नहीं सोचता कि इतने छोटे बच्चे में इतनी बड़ी समस्या का लक्षण भी आ सकता है। किन लक्षणों को लेकर सचेत रहें? वो बचपन से ही हमें सतर्क रहना पड़ेगा। बच्चों का जैसे माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, विकास के मील के पत्थर जो होते हैं, वो सारे बच्चों के डॉक्टर आपको एक रोड टू हेल्थ कार्ड में वो नोट करेंगे, तो वो देखेंगे कि उस कार्ड में रोड में सड़क पे है या सड़क के बाहर है। अगर सड़क के बाहर है तो हमें सतर्क होना चाहिए कि क्या कुछ और गड़बड़ तो नहीं है, क्या सेरेब्रल पाल्सी में एक खासियत होती है कि जो तकलीफ है वो बढ़ती नहीं है। जो मांसपेशी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लेकिन जो दिमागी जो डैमेज हुआ है वो परमानेंट वहीं रहती है, वो बढ़ती भी नहीं है। कम सुधार हो सकता है लेकिन बढ़ती नहीं है, डिटीरिएट नहीं करती। अगर डिटीरिएट करती है तो गड़बड़ है। तो इसमें जो है हमें देखना पड़ता है कि जो मील का पत्थर, जैसे बच्चा सर उठाता है 6 हफ्ते में, 6 हफ्ते में नहीं उठाया, 3 महीने में उठाया। आम बच्चा 6 महीने में बैठता है, 6 महीने में नहीं बैठा, 10 महीने में या उसके बाद बैठने लगा। आम बच्चा खड़े होता है 8 से 10 महीने में, खड़े नहीं हुआ, वो शायद 12-13 महीने में खड़े होने लगा। आम बच्चा चलता है 13 महीने में, 13 महीने में नहीं खड़ा हुआ, वो 2 साल में चलने लगा। तो ये जो है मील के पत्थर विकास के, इनमें कहीं कमी है तो हमें सतर्क होना चाहिए। लेकिन सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस बनाने के लिए 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि कई चीजें देखनी पड़ती है। केवल मांसपेशी का या मील का पत्थर विकास का उनको देख के हम नहीं कर सकते, कई चीजें और देखनी पड़ती हैं। क्योंकि कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको कि 20 साल तक सेरेब्रल पाल्सी डायग्नोसिस था, लेकिन मैंने देखा कुछ मेरे को वार्निंग साइन लगे, कुछ और था, फिर हमें जेनेटिक टेस्ट करानी पड़ती है, निकलता कुछ और है। तो पेरेंट्स भी मायूस हो जाते हैं, फिर सारी जिंदगी हमने ये इलाज कराया तो कुछ और ही निकला, आप ही पहली बार ही बता रहे हैं। तो हमें जो है डायग्नोसिस जो पहला डॉक्टर बना रहा है, पूरा सोच समझ के सारे लक्षण देख के
फिर बनाना चाहिए। जी, बहुत अहम भूमिका होगी उस विशेषज्ञ की जिसके पास बच्चे को ले जाया जाएगा अगर उसको किसी तरह के असामान्य लक्षण हो रहे हैं। डॉक्टर शेफाली, किस तरह से क्या कोई जांच की जाती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, कैसे ये तय किया जाता है कि जो लक्षण आ रहे हैं वाकई में उसका कारण सेरेब्रल पाल्सी है? ये हिस्ट्री जो पेशेंट से, माँ बाप से पूछा जाता है, जैसे डॉक्टर वर्गीस ने बताया, माइलस्टोन्स जो हैं, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ये पीछे होते हैं इन बच्चों में, या कईयों में बिल्कुल इतना डैमेज होता है कि कुछ डेवलप ही नहीं हो रहा होता। प्लस जो भी परेशानी आ रही है, जैसे टाइटनेस बढ़ रही है, कई बच्चों के अंदर जो दोनों पैर हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करने शुरू जाते हैं, और उनको जब उनका हगीज वगैरह बदलना होता है, उसका सुसु पोटी साफ करना होता है, उसमें भी मुश्किल आने लगती है शुरू में कई बच्चों को, तो वो पेरेंट्स को आते हैं बच्चों में, तो वो वाला टाइटनेस कई बार कई बच्चों में जल्दी शुरू हो जाती है। जैसे डिपेंड करता है कि कितना ब्रेन में डैमेज हुआ है। डॉक्टर शेफाली, ये जो लक्षण आप बता रही हैं, दूसरे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में भी क्या इस तरह के लक्षण होते हैं, और क्या ये लक्षण ओवरलैप कर सकते हैं? हाँ, ये सारे लक्षण ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो है मुद्दा ये है कि इसमें सारे जो ज्यादा हाथ पैर में टाइटनेस जो है मैक्सिमम मेजॉरिटी पेशेंट्स में होती है, जो बाकियों में उतनी नहीं होती है। बाकियों के साथ जैसे दौरे पड़ना और खाने की प्रॉब्लम वगैरह बाकी सब हो सकती है, लेकिन मेन जो चीजें होती हैं वो इनमें टाइटनेस ज्यादा बढ़ती है, या ट्विस्टिंग, टेढ़ापन, तिरछापन आना, या अबनॉर्मल कोई मूवमेंट्स होना, ये मेन इनके होता है। और जो हमारे को इंपॉर्टेंट कैसे पकड़ना, हिस्ट्री है और एग्जामिनेशन है, लेकिन कोई रामबाण कोई टेस्ट नहीं है। इसलिए जो भी बच्चे जब पैदा होने के टाइम या जो प्रसव में जिनके अंदर हाई रिस्क फैक्टर्स थे, उनको क्लोजली फॉलो अप करना है, उनको डॉक्टर, पीडियाट्रिक डॉक्टर के साथ क्लोजली फॉलो अप करना है, देखने के लिए कि उनका रिकवरी हो रहा है ब्रेन का, और वो नॉट टिपिकल बच्चे की तरह जाएंगे या सेरेब्रल पॉल्सी की तरह जाएंगे, ताकि 1 साल के अंदर हम उसको हाई रिस्क ही मानते हैं, 1 साल के बाद ही हम उसको बाद में बोलते हैं कि सीपी है कि नहीं है। जैसे डॉक्टर वर्गीस ने बताया ना कि 1 साल के बाद ही होता है, तो इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं कर सकते, बच्चे को एग्जामिन करना है, और पेरेंट जो हिस्ट्री दे रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जी, और एक बार ये तय हो जाए कि सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है, तो उसका प्रबंधन और इलाज कैसे किया जाएगा ये भी विशेषज्ञों से जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। सेरेब्रल पाल्सी के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। हमने जाना है कि किस तरह से इसकी पहचान की जा सकती है। डॉक्टर वर्गीस, आपसे ये समझना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में माइलस्टोन्स की आपने बात की, लेकिन जैसे जैसे समस्या बढ़ती है किस तरह से प्रेजेंट करेगी, और वो रेड फ्लैग्स कौन से होंगे जिनको देखकर ये समझ जाएं कि सचेत होने के अलावा तुरंत इंटरवेंशन की आवश्यकता है? अब जैसे माइलस्टोन्स में हमने बताया कि वो एक ग्रुप है जिससे कि हमें आइडिया लग जाता है, लेकिन दूसरा ग्रुप है ये जैसे वीडियो दिख रहा है जी। आम तौर पे जब बच्चा चलने लगता है तो पेरेंट्स आके कहते डॉक्टर साहब ये पंजे पे चलता है, एड़ी नहीं खींच लगाता। तो ये जो है एक वार्निंग साइन होता है जो कि डॉक्टर देख के तुरंत ही लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अब एड़ी उठा के चलने के कई कारण होते हैं, तो डॉक्टरी मुआयना इस वक्त सीरियसली करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई ये सेरेब्रल पाल्सी की वजह से ही है या किसी और कारण से है। तो जो डॉक्टर ऐसे बच्चों को देखते हैं जो पंजे पे चलते हैं, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि पूरा डॉक्टरी न्यूरल
न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन करें, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, फाइनलाइज करें कि क्या ये पंजा जो पंजे पे चल रहा है बच्चा वाकई सेरेब्रल पाल्सी की वजह से है या नहीं। ये बहुत अहम लक्षण है क्योंकि मोस्टली बच्चे इसी से आते हैं। जी। दूसरे जो चल नहीं पाते हैं उनमें घुटने जैसे मुड़े रहते हैं और आप उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे, सीधा नहीं होएगा। और आप उनको बिठाने की कोशिश करेंगे, कमर उनकी जैसे टेढ़ी हो जाती है, ऐसे झुके हुए हो जाते हैं क्योंकि वो टाइट होती है मसल्स, वो ढीले करने नहीं देती, इसलिए जो है जोड़ों में टेढ़ापन आता है, तिरछापन आता है। तो ये जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास इन लक्षणों के साथ आते हैं। एड़ी उठा के चलता है, घुटने मुड़े हुए होते हैं, कैंची लग रही होती है, कमर झुका के चलता है। तो ये अर्ली लक्षण है। एक मैं ऐड करूंगी, अगर हमारे श्रोताओं ने ऑटिज्म वाला देखा होगा, उसमें भी वो हमने टो वॉकिंग वाला दिखाया था, लेकिन उसमें उन बच्चों में मांसपेशी की प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपनी इच्छा से, वो जानबूझ के, वो अपनी इच्छा से वो अपनी टो वॉकिंग कर रहे थे, वो उनमें पंजों के बल वो चल रहे थे। लेकिन जब एग्जामिन कर रहे हैं हम डॉक्टर, तो हमें पता है कि वो मसल टाइट नहीं है। और जब पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एग्जामिन कर रहा है और देख रहा है तो सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों में वो टाइट है, जो एंडोएक्लिस जो है पीछे जो तभी एक फोटो दिखाई थी जिसमें ऑर्थोसिस दिया था, एंकल फुट ऑर्थोसिस। तो मतलब सेम लक्षण डिफरेंट बीमारी में हो सकते हैं, तो मतलब डॉक्टर को पूरा डिटेल दिखाना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर वर्गीस, एक बार ये तय हो गया कि समस्या है और इस तरह के लक्षण सामने नजर आ रहे हैं, तो जो इंटरवेंशन है वो क्या होगा? क्या सर्जरी की भूमिका कहां पर होगी? फिजियोथेरेपी की कितनी अहम भूमिका है इस दौरान? तो जैसे मैंने बताया कि हमारे दिमाग की कोशिकाओं में प्लास्टिसिटी, यानी कि एक कोशिका दूसरी कोशिका के रोल को टेक ओवर करने की प्लास्टिसिटी होती है। तो एक नहीं काम कर रहा तो दूसरे, घर पे भी जैसे एक बच्चे को कुछ बोला, माँ ने वो नहीं करा तो दूसरे बच्चे ने जाके कर दिया। तो ऐसे ही एक कोशिका काम नहीं कर रही, दूसरे कोशिका को हम ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ आता है रोल ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, फिजियोथेरेपी का। लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब नहीं चाहते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज में जिस तरह से हम अपने मांसपेशी को प्रयोग करते हैं, अपने बॉडी को प्रयोग करते हैं, उसको ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कंप्यूटर चलाना, जैसे हमें खाना पीने का, जैसे हम रोजमर्रे की चीजें, ग्लास उठाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, ये सारी ट्रेनिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी के डोमेन में आते हैं। कई चीजें और भी आते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी अलग है। एक्सपर्ट एडवाइस फिजियोथेरेपी का, वो हमारी मांसपेशी को ट्रेन करती है। एक कि तनाव ज्यादा है, अब जैसे कि रस्साकशी है, जो साइड में ज्यादा ताकत है उस तरफ खींच जाएगा। तो अगर मेरी मांसपेशी यहाँ में ज्यादा ताकत है तो ये मुड़ जाएगा, और यहाँ कम ताकत है, मुड़ा हुआ रहेगा, थोड़े दिनों बाद तो सिकुड़ जाएगा। आप चाहें सीधा करना तो भी सीधा नहीं होगा। तो इसलिए बचाव फिजियोथेरेपी से और जो फंक्शनल जो इंटीग्रिटी है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी से हम करते हैं। ये दोनों चीजें अहम है। 3 से 5 जब डायग्नोसिस होती है, 1.5-2 साल में हो जाती है। 2 साल से 5 साल तक हम कोशिश करते हैं फिजियोथेरेपी से इसका कंट्रोल कर पाएं। एक्सरसाइजेस पेरेंट्स भी कर सकते हैं। ये देखा गया कि पेरेंट्स अगर आप इन पे लापरवाही करेंगे तो हो सकता है कि मसल्स, मांसपेशी सिकुड़ जाए। उसको जब तक आप ऑपरेट नहीं करोगे सीधा नहीं होगा। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर आपने इंटेंसिव फिजियोथेरेपी करी है, घर पे ही माँ बाप भी अच्छे कर सकते हैं। इनफैक्ट रिसर्च हुआ है जहां अमेरिका में, उन्होंने देखा है कि घर पे फिजियोथेरेपी करें, ट्रेन करके उनको सिखा देते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट सिखा देते हैं क्या करना है, घर पे क्या करना है, कैसे सावधानी रखनी है। पेरेंट्स को सिखा दिया, घर पे करा, उनके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे हैं जिनके फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। डॉक्टर वर्गीस, अगर ये अवस्था आ जाती है जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब जैसे ये बच्चा, इसका कैंची लग रहा था, उसका बच्चे का कैंची लग रहा था, तो जो पैर को दोनों को मिलाने वाली मांसपेशी में तनाव बहुत अधिक है। ये खतरनाक होता है कूल्हों के लिए। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं करा, पोजीशन करना होता है, पोस्चरिंग करना होता है, पैरों को दूर दूर रखना होता है। अगर पैरों को आपने लगातार आने दे दिया तो आगे एक और स्लाइड है जिसमें हम दिखा सकते हैं कि वो कूल्हा उतर जाता है। तो कूल्हों को बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि कैंची वाली जो चीज है उसको जल्दी से हम पहचाने, डॉक्टर उसको पहचाने, हेल्थ वर्कर उसको पहचाने, पेरेंट्स उसको पहचाने कि कैंची लगती है, कूल्हों को रिस्क होता है। इनफैक्ट पहले स्वीडन में स्टडी हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि अगर इन बच्चों में जो खास तौर पे सिवियरली ज्यादा डैमेज है जिनके ब्रेन में, अगर उनको एनुअल स्क्रीनिंग कर दिया जाए
तो उनका कूल्हों का डिसलोकेशन बचा सकते हैं। जी, फिलहाल वो इसलिए अहम है कि अगर कूल्हों का डिसलोकेशन हो गया तो चलने की क्षमता रखने वाला बच्चा ना चलने वाला हो सकता है, इसलिए उसको बचाना जरूरी है। जी, तो बहुत आवश्यक है कि सही समय पर जो समस्या है उसको जानकर सही तरीके से उसका इलाज करवाया जाए। फिलहाल एक कॉलर हैं रांची से, अनूप जी हैं फोन लाइन पर जिन्होंने कॉल किया है। अनूप जी, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। Hello, I would like to ask Dr. Gulati, is there role of nutrition in cerebral palsy? Role of nutrition. रोल ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो इन लोगों का Role of nutrition. न्यूट्रिशन यू सेड राइट ना, हाँ न्यूट्रिशन का ही बता रही हूँ। इसके अंदर खान पान का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए जो कई बार कईयों को खाने की प्रॉब्लम होती है, फीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके हिसाब से हमारे को कई बार सेमी सॉलिड डाइट्स देनी पड़ती हैं, स्वॉलोइंग वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए ओरोमोटर एक्सरसाइजेस होती हैं। जिनको बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स या ये प्रॉब्लम होती है तो उनको गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब लगाया जाता है आजकल, पहले ज़माने में नहीं था, ताकि उसके पेट में छोटा सा छेद करके एक ट्यूब निकाल के वहां से फीड देनी होती है। और जो न्यूट्रिशंस को कंप्लीट रख के और उसके बाद डाइट प्लान करके बनाना होता है। ये बच्चों में अधिकतर देखा गया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, और ये बच्चे जनरली धूप में नहीं जाते, अंदर रहते हैं, तो विटामिन डी वगैरह की कमी भी रहती है, तो फिर बोन्स में और वीकनेस होती है, बाद में और फ्रैक्चर होने के चांसेस रहने हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूट्रिटिव डाइट देनी है और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देख के हुए करना है। और जिनको नहीं खाया जा रहा है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, तो वो गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब दी जाए। उसके बारे में हमारे मेंटल ब्लॉक नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। और उसमें एक वो इसके अंदर एंडोस्कोपी डाल के उधर से ही छेद कर दिया जाता है, और जब ठीक हो जाएगा, बाद में अगर हो जाएगा तो उसको बंद भी किया जा सकता है। राइट, तो पोषण का ध्यान या इनको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो कॉन्स्टिपेशन काफी कॉमन होता है। उसके अंदर हमारे को जो हाई फाइबर डाइट डालना होता है बच्चों के अंदर, और कई बार वो जो डाइट प्लान बना के उसमें फीड के अंदर ही मिक्स करना पड़ता है हाई फाइबर, इंश्योर ये भी करना पड़ता है। दिस इज वेरी राइट। कुछ और भ्रम दूर करने की कोशिश करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर शेफाली आपसे कि क्या अगर एक बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो उन माता पिता के दूसरे बच्चे को इस समस्या होने का खतरा बढ़ेगा? पहले ये डायग्नोसिस करना जरूरी है कि वो सेरेब्रल पॉलिसी भी ही है, कि जो जैसे डॉक्टर वर्गीस ने बताया, कई बार सेरेब्रल पॉलिसी की तरह मिलती हुई दूसरी बीमारियां होती हैं जिसमें आनुवांशिक कारण होते हैं। तो वो क्लियर हो जाए कि सिर्फ सेरेब्रल पॉलिसी है और उसमें कोई आनुवांशिक कारण नहीं है, तो कोई रिस्क नहीं होता। राइट। डॉक्टर वर्गीस, क्या इस समस्या से बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित होता है? देखिए, शारीरिक विकास हमारे फिजिकल एक्टिविटी से होता है, इसलिए अब बचपन में बोलते हैं खेलना कूदना भी उतना ज़रूरी होता है। तो ये बच्चे अगर चल नहीं पाते हैं तो सारा टाइम घर पे बैठे रहते हैं, बिस्तर पे बैठे रहते हैं, कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, उनको व्हीलचेयर पे लिए जाते हैं, तो वो एक सिवियर कैटेगरी के होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जैसे इसमें दिखा गया है कि वॉकर के साथ ही चल पाते हैं, तो इनमें जो है बोन्स की भी डेवलपमेंट वीक होती है और मसल्स की भी डेवलपमेंट वीक होती है, इसलिए फिजियोथेरेपी अहम बन जाती है। तो और छोटे जवाब चाहेंगे डॉक्टर शेफाली गुलाटी, क्या इस समस्या से बच्चों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति प्रभावित होती है? कुछ प्रतिशत बच्चों में ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है मानसिक रूप से, जैसे दोनों हाथ पैर में जिनकी प्रॉब्लम है, जिसका जो डैमेज की बात हुई थी, ज़्यादा डैमेज है तो उसके अंदर ज़्यादा दिमाग में समझ, मानसिक समझ कम हो सकती है। विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें कईयों में तिरछापन देखने में हो सकता है। सुनवाई में, जांच में प्रॉब्लम होती है, अगर जिसमें स्पेशली जो हाई जॉन्डिस वाले पेशेंट का, जिसमें टेढ़ापन भी होता है। डॉक्टर वर्गीस, क्या ऐसे बच्चे स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते क्योंकि उसमें चोट लगने का खतरा होता है? देखिए, स्पोर्ट्स कई किस्म के होते हैं, जैसे पैरालंपिक्स वाले बहुत कुछ स्पोर्ट्स करते हैं। तो स्पोर्ट्स जो आम बच्चा है वो फिजियोथेरेपी के लिए तो नहीं जाता, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए नहीं जाता, उसकी जो मसल्स और बॉडी की डेवलपमेंट कैसी होती है जी, खेलता है, कूदता है, भागता है, सब कुछ करता है। तो इन बच्चों को यही हम हमेशा हम काफ़ी जो पेरेंट्स आते हैं मैं उनको बोलता हूँ, इनको अस्पतालों में, इनकी सारी उम्र जो है अस्पतालों के चक्कर में लग जाते हैं। अक्सर मैं उनको बताता हूँ, इसको पिकनिक ले जाओ, इसको बाहर की हवा लगने दो, इसको लॉन में डालो, इसको खेलने दो, कूदने दो, जो भी है। गेम्स आपको इनोवेट करने पड़ेंगे, गेम्स आपको बनाने पड़ेंगे जिसमें बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बॉल गेम्स हो, लार्ज बच्चा पकड़ नहीं सकता, छोटा बॉल पकड़ नहीं सकता, ये बच्चों की मुट्ठी बंद होती है, खोलने में मुश्किल होती है। तो एक हाथ का होता है, दोनों हाथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो बड़े बॉल देंगे तो दोनों हाथ से फेंकने का, तो वो एक किस्म की ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपी हो जाती है।
वो खेल खेल में हो जाती तो है। एंटरटेनमेंट और एक्टिविटी दोनों ही जरूरी दोनों है। हो जाती डॉक्टर शेफाली गुलाटी, क्या इन बच्चों को स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाने की आवश्यकता है? आजकल ये कहा जा रहा है कि हमें कोशिश करनी है जहाँ से जहाँ तक कि मेन स्ट्रीम स्कूल में डालने के लिए, लेकिन जिनका बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो फिर उनको तब स्पेशल स्कूल में डाला जा सकता है। पर प्लान यही, कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम उनको एम करें मेन स्ट्रीम में डाल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जरा थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बच्चे आते हैं सेरेब्रल पाल्सी के, वैसे इतने बुरे नहीं है, लेकिन 23 साल के हैं, 25 साल के। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो 8 या 9 साल के बच्चों के जैसे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि जैसे हम स्कूल में बड़े होते हैं, शैतानियाँ करते हैं, वो चीज़ें करते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने नहीं बताए, वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करके हम मैच्योर होते हैं। ये बच्चे कुकून्ड एग्जिस्टेंस में होते हैं, एक छोटे से दायरे में कूप मेंढक जैसे रहते हैं, पेरेंट्स से घिसे रहते हैं, उनके प्यार से घिरे रहते हैं, बाहर के माहौल से परिचित नहीं होते हैं, तो उनका जो विकास है छोटे बच्चों जैसा रह जाता है, बातें भी वही करते हैं, मैच्योरिटी नहीं आती। इंक्लूजन विद पीयर प्रेशर एंड पीयर इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंक्लूजन इन स्कूल ही सिर्फ नहीं है, इंक्लूजन इन सोसाइटी, इन सबका इक्वल राइट है फॉर एवरीथिंग। हम सबकी तरह दे हैव द इक्वल राइट टू लाइफ, इक्वल राइट है हमारे को, इसलिए किसी से कम नहीं है। डॉक्टर वर्गीस, क्या ऐसे बच्चों में सर्जरी करके हार्ट डिफॉर्मिटी को ठीक किया जा सकता है, और बोटॉक्स क्या सभी के लिए एक अच्छा विकल्प है? बोtulinum टॉक्सिन एक दवाई आई थी और 90 और 2000 के जगह ऐसे फैल गई कि पूछो नहीं। लेकिन जब तक दुनिया में लोग हैं जो बूढ़े होने के बावजूद भी जवान दिखने चाहते हैं, बोtulinum टॉक्सिन की जो कीमत है कम नहीं हुई है, अभी भी उतनी थी जो 20 साल पहले थी। तो ये जो है एक प्रक्रिया है जो खास बच्चों में हम प्रयोग करते हैं, आम बच्चों में नहीं। खास बच्चे जिनमें कि जो कि 3 से 5 साल के अंदर हैं, हमारी कोशिश रहती है कि 5 से बाद ही हम ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा जो है 5 से 8 साल के बीच में होते जहां तक हो सके, उससे पहले नहीं करते, पहले करते थे। आजकल कोशिश रहती है कि 5 से कम उम्र में ऑपरेशन ना करें। उसमें पहली कोशिश रहती है कि पेरेंट्स को फिजियोथेरेपी सिखाया जाए, पोस्चरिंग सिखाया जाए, उनमें ब्रेसेस या कैलिपर जिनको बोलते हैं वो लगा के कंट्रोल डिफॉर्मिटी। उसके पश्चात हम करते हैं, अगर कंट्रोल करा नहीं हुआ तो बोटॉक्स, बोtulinum टॉक्सिन हम देते हैं, लेकिन सेलेक्टिवली, सेलेक्ट मसल्स में, और बार बार भी नहीं देना, 1 या 2 बार ही देके, क्योंकि बहुत महंगी दवाई है, बार बार नहीं देना। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर शेफाली गुलाटी, डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस। आपने सेरेब्रल पाल्सी के विषय में न सिर्फ समझाया है, लेकिन बहुत से भ्रम है जिनको दूर किया है, और ये भी हम जान गए हैं कि बहुत आवश्यक है कि सही समय पर सही इलाज करवाया जाए। बहुत से इलाज के विकल्प हैं, साथ ही सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों को आवश्यकता है उनको सही तरह से मार्गदर्शन हो और ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिससे वो अपनी संपूर्ण योग्यता का प्रयोग करके एक अच्छा जीवन जी पाएं, क्योंकि कहा जाता है कि ड्रीम्स आर बाउंडलेस एंड द एबिलिटीज आर डिफरेंट। जो बच्चे हैं जो सेरेब्रल पाल्सी के प्रभावित हैं, उनकी जो योग्यता है उसको पहचानें, उनमें क्या स्पेशल चीज़ है उसको देखें और उसके अनुसार ही उनको सहायता दें, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जा सकता है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।